वेलकम। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट सोशल साइंस का नेक्स्ट पार्ट हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो है 1.6 चेंज इन द लैंड यूज़ एंड इट्स इफेक्ट। हम इसमें बात करेंगे कि जो इन्वायरमेंट है, जो लैंड है, लैंड का यूज़ कैसे चेंज हुआ और उसके क्या क्या इफेक्ट आए। हम बात करते हैं प्रिमिटिव मैंस की। जो प्रिमिटिव मैंस थे वो क्या करते थे कि टोटली उनके हर रिक्वायरमेंट के लिए एटमॉस्फेयर पर डिपेंड होते थे। उनका टोटल रिक्वायरमेंट के लिए एटमॉस्फेयर पर डिपेंडेंट होते थे। भले वो वाटर की रिक्वायरमेंट हो, उनके एयर की रिक्वायरमेंट हो, सब रिक्वायरमेंट के लिए वो एटमॉस्फेयर पर डिपेंडेंट थे। उनकी फूड की रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट, एयर रिक्वायरमेंट। और उस टाइम जब वो एटमॉस्फेयर पर टोटली डिपेंडेंट थे तो एटमॉस्फेयर प्योर था। लेकिन क्या हुआ, टाइम के साथ टेक्नोलॉजी आई, डेवलपमेंट आए, है ना। और जो मैन है, ह्यूमन बीइंग है, उसने इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, है ना। और उसमें क्या हुआ कि उसने इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से चेंज करना स्टार्ट किया। जैसे उसने अर्बनाइजेशन किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, और जिसके कारण क्या हुआ, मैं जैसे बता रहा हूँ कि उसने अर्बनाइजेशन किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, है ना। और इसमें क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चेंजेस आए। और यही कारण है कि एटमॉस्फेयर जो है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो डिक्लाइन होने लगा। अब डिक्लाइन कैसे होने लगा, जैसे क्या हुआ, टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम पास हुआ वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ा तो फूड रिक्वायरमेंट बढ़ी तो एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो एग्रीकल्चर फील्ड को बढ़ाना पड़ा, है ना। फिर जो ह्यूमन बींग था उसके जब पॉपुलेशन बढ़ी तो उसका सेटलमेंट की प्रॉब्लम आई, तो रेसिडेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना था, है ना। तो रेसिडेंस को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना था तो रूरल और अर्बन एरिया को बनाया गया, है ना। फिर ऐसे ही उनकी दूसरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, डिफॉरेस्टेशन किया गया, डिफॉरेस्टेशन करके फॉर्म एग्रीकल्चर लैंड बनाए गए, बड़े बड़े डैम बनाए गए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इरिगेशन के लिए, है ना। रोड्स बनाए गए, रेलवेज बनाए गए, है ना। फैक्ट्रीज बनाए गए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आया, है ना। और ऐसे तो जो डेवलपमेंट हुआ वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ कि नेचुरल बैलेंस जो था, नेचर बैलेंस बिगड़ गया, है ना। नेचर बैलेंस बिगड़ गया, और नेचर बैलेंस बिगड़ गया तो क्या हुआ कि इसका इफेक्ट हमारे वहाँ नेचर पे आना स्टार्ट हुआ। अब हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया, तो जो हैबिटेट थे, जो स्पीसीज थे, जो वेजिटेशन था, जो वाइल्ड लाइफ था, वो टोटली क्या हुआ, एक्सटिंक्ट होना चालू हुआ, है ना, ख़त्म होना चालू हुआ। और बहुत ज़्यादा क्या हुआ कि हमारा जो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डेंजर कंडीशन में, बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में आ गया, क्योंकि बहुत सारे फॉरेस्ट की स्पीसीज, बहुत सारे एनिमल्स इंडेंजर्ड हो गए, है ना। और वो किस लिए हुए हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो हमने चेंजेस किए, उसके लिए वो क्या हुआ कि इन्वायरमेंट में चेंज आया, है ना। और इन्वायरमेंट में चेंज आया, और ये चेंज कैसे आया, क्योंकि जो नेचुरल इन्वायरमेंट था, है ना, नेचुरल इन्वायरमेंट था वो अनबैलेंस हो गया, है ना। और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। तो हम आइए अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन सभी फैक्टर्स को, है ना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ को, है ना। अब देखिए, पहले तो हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, टुडे इन द वेरियस कंट्रीज इनॉर्मस ग्रोथ इन द नंबर्स ऑफ द ह्यूमन बींग हैज रिजल्टेड इन द पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन। मतलब एक फिक्स समय में बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग का बढ़ जाना, है ना, ये पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। मतलब नंबर ऑफ पर्सन का बढ़ जाना। अब पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ क्यों रही है, पहले इस पे हम ध्यान देते हैं। अभी क्या है, अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पीरियड चल रहा है,
है ना। इसमें ह्यूमन बीइंग ने अपना बहुत सारा टाइम साइंस और टेक्नोलॉजी में लगाया, बहुत सारा लाइफ स्पान उसने मेडिसिन पे लगाए, है ना। और बहुत सारा उसने मेडिसिन ऐसा बनाया जिससे बहुत सारे डिजीज से जो डेथ परसेंटेज थे उसने कंट्रोल किया, जो मोर्टिलिटी परसेंटेज था, मतलब जन्म मृत्यु दर की परसेंटेज थी, उसे कंट्रोल किया। अब क्या होता है कि बहुत सारी जो डिजीज़ हैं उससे मरने वाले लोगों की संख्या को कंट्रोल कर लिया, जो मोर्टेलिटी रेट है उसे कंट्रोल कर लिया गया, है ना। जिससे क्या हुआ कि डेथ रेट तो कंट्रोल हो गया, मतलब मरने वाले लोगों की परसेंटेज तो कम हो गई, लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ पहले से बढ़ गया। अब पॉपुलेशन ग्रोथ पहले से बढ़ गया और मरने वाले लोगों की परसेंटेज कम हो गई, तो भीड़ बढ़ने लगी। अब भीड़ बढ़ने लगी, है ना, तो भीड़ बढ़ने लगी तो उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। अब रिक्वायरमेंट क्या बढ़ेगी, जैसे उन्हें बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, जैसे क्राउड होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, है ना, रिसोर्सेज की कमी होगी, पॉपुलेशन होगा, मेंटल एंड सोशल टेंशन्स होंगे, है ना। मतलब क्या हुआ कि पॉपुलेशन का बढ़ना, डेथ रेट कम होना, जिससे क्या होना कि भीड़ क्राउड का बढ़ना, और क्राउड बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जो रिसोर्सेस है हमारे, फूड है, वाटर है ना, जो भी दूसरे रिसोर्सेस है वो कम होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, है ना, मेंटल और फिजिकल टेंशन बढ़ेगा, है ना। तो ये इसके इफेक्ट है कि पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है और हमें से कैसे हमारे इसे देखने में आ रहा है। अब हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों को काटना, टू कट वेजिटेशन इन लार्ज नंबर्स, इसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है पहले उसकी बात करते हैं। हमारे अगर हम एंशिएंट टाइम में देखें, आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि हमारे वहाँ क्या है, कई ऐसी सभ्यताएं थी, कई ऐसी प्रथा थी, कल्चर था, जिसमें क्या होता था, जो ट्राइब्स होते थे वो फॉरेस्ट को कट करते थे, है ना, फॉरेस्ट को कट करते थे और कट करते थे, उस पार्ट को बर्न करते थे, जलाते थे, और जो उसकी राख होती थी फॉरेस्ट की, उस पर वो एग्रीकल्चर करते थे। कुछ टाइम तक तो वहाँ पे वो एग्रीकल्चर करते थे, फिर वो शिफ्ट कर देते थे, है ना, जिसे झूम खेती बोलते थे, झूम एग्रीकल्चर बोलते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। मतलब एक पार्ट को उन्होंने पहले जलाया, यहाँ पे आपको जो फोटो दिख रहा है कुछ उसी का एग्जाम्पल दिख रहा है। एक पार्ट को उन्होंने कट किया, जलाया, उसकी जो राख हुई उस पर कुछ टाइम तक खेती किया, फिर वो आगे शिफ्ट हो गए, है ना, फिर आगे उन्होंने सेम किया, कट किया, बर्न किया, फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर किया। हाँ, तो वो क्या हुआ कि नंबर ऑफ फॉरेस्ट जो था, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट, वो तो धीरे धीरे खत्म होने लगा। अच्छा, ये तो मैंने एक रीजन बताया, है ना, ये तो मैंने एक रीजन बताया कि कट करना और बंद करना और वहाँ पे एग्रीकल्चर करना, ये तो एक रीजन था डिफॉरेस्टेशन का, है ना। अब डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे डैम जब बनते हैं, है ना, एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेनी डैम, many of the vegetations come under the dam area, and in that conditions the government allowed to cut all the vegetations, or all this vegetation come under the water. So क्या होता है, अगर उसे कट किया गया या डैम बनाते टाइम उसे जब हम वो वाटर के अंडर में आ जाता है तो ऐसे ही वेजिटेशन खत्म हो जाता है ना। तो ये सभी डिफॉरेस्टेशन के रीजन हुए। अब डैम क्यों बनता है, डैम क्या होता है कि बहुत सारे जगह को एक किसी नदी, बहते नदी के पानी पे डैम बना जाते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट होता है या फिशरी प्रोजेक्ट होते हैं, या फिर अगर हम बोलें, अभी आपको मालूम है, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि जो हमारा इंडिपेंडेंट हुआ, हम 1947 से इंडिपेंडेंट हो गई हमारी कंट्री, तब से लेके अभी तक 2020 हम 2020 में हैं,
तब से लेकर अभी तक हमारी कंट्री में एटलीस्ट अप्रॉक्स 700 डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। अब आप देखिए 700 डैम जो बनाए गए उसमें बहुत लंबा एरिया लिया गया होगा, कितना वेजिटेशन उसके अंदर आया होगा। तो ऐसे ही आप देखिए डिफॉरेस्टेशन कितना ज़्यादा हुआ होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बस डैम में ही ऐसा हो रहा है, आप देख रहे हैं अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहर बड़े होते जा रहे हैं, है ना। चूँकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो उसके फूडिंग की रिक्वायरमेंट के लिए फार्म एरिया को बढ़ाना है ना। तो फार्म एरिया के लिए वेजिटेशन जो जंगल हैं उन्हें काटना पड़ रहा है। ऐसे ही जो रोडवेज़ हैं, रेलवेज़ हैं, है ना, इसके लिए भी कई बार आप देखते हैं कि फॉरेस्ट के बीच में से रोड निकालते हैं, रेलवेज़ निकालते हैं, तो उसमें उसमें वेजिटेशन को कट करना पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। तो इन सभी कारणों से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और नंबर ऑफ जो परसेंटेज ऑफ ट्रीज हैं वो खत्म हो रहे हैं। अगर हमारी अर्थ के बैलेंस को अगर बनाए रखना है, अगर हमारी अर्थ के बैलेंस को बनाए रखना है तो आपको मालूम होगा कि अर्थ पे 33% टोटल जितना भी लैंड है उसके 33% पे हमारे वहाँ फॉरेस्ट होना चाहिए, है ना। जब 33% फॉरेस्ट रहेगा तो जो हमारा अर्थ है वो बैलेंस रहेगा, जो हमारा नेचर है वो बैलेंस रहेगा। मतलब वो बैलेंस किस हिसाब से रहेगा? वो बैलेंस इस हिसाब से रहेगा कि जितना CO2 निकल रहा है वो उसे एब्जॉर्ब करेगा, है ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 33% ही रहे, उससे अगर हम एक्सेस करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा, क्योंकि हम तो डे बाय डे इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा ही रहे हैं, व्हीकल्स बढ़ ही रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा CO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी निकल रहा है, मीथेन है, ये सभी क्या है? हॉट गैसेस है। अब जितना फॉरेस्ट रहेगा इसे कंज्यूम करेगा तो क्या एटमॉस्फेयर को कूल करेगा। अब क्या है, हमारे वहाँ अर्थ नेचर को बैलेंस करने के लिए 33% क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट होना चाहिए। लेकिन प्रेजेंटली अभी कुछ 21% या 23% का कुछ फॉरेस्ट रेशो है ना, जिससे क्या है, नेचर इन बैलेंस हो रहा है। अच्छा, ये जो डिफॉरेस्टेशन है ना, जैसे डिफॉरेस्टेशन हमारे कंट्री की अगर हम बात करें तो हमारे कंट्री में जो हिमालय जोन है, जो हिमालय के बाद से जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स से ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला वाले, ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे क्या है कि फॉरेस्ट जोन ज़्यादा है, वो हिमालय जोन में फॉरेस्ट जोन ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर हम बांग्लादेश साइड चलें जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, यहाँ पे फॉरेस्ट जोन ज़्यादा है ना। अभी क्या हुआ कुछ सालों में, है ना, कुछ सालों में अभी क्या किया गया है कि जो हिमालय रीजन है और जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, इधर जो बॉर्डर्स हैं यहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन किया गया, है ना। डिफॉरेस्टेशन किया गया तो वहाँ पे सॉइल इरोजन हुआ, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन हुआ, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम आई, लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम आई, है ना। और क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि अंडरग्राउंड वाटर जो है, जब हम फॉरेस्ट कट करेंगे तो आपको भी मालूम है कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज होगा, और अंडरग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज होगा तो एक ही प्रॉब्लम होगी। क्या होगी आपको मालूम है? एक ही प्रॉब्लम होगी, और वो प्रॉब्लम ये होगी कि डिज़र्ट एरिया बढ़ेगा, इंक्रीज इन डिज़र्ट एरिया, द डिज़र्ट एरिया हैव इंक्रीज्ड। ये क्यों होगा? बस डिफॉरेस्टेशन के कारण। डिफॉरेस्टेशन होगा तो जो लैंड होगी वो कैपेबल नहीं होगी कि वाटर को एब्जॉर्ब करे, है ना। वाटर ग्राउंड में जाएगा नहीं, वाटर ग्राउंड लेवल डिक्रीज होगा, और वाटर ग्राउंड लेवल डिक्रीज होगा मतलब क्या हुआ कि लैंड धीरे धीरे, लैंड स्लोली टर्न टू डेजर्ट। तो
तो ये सभी डिफॉरेस्टेशन था और डिफॉरेस्टेशन के ये इफ़ेक्ट थे। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे हमारा हेडिंग है एक्सेसिव ग्रेजिंग। एक्सेसिव ग्रेजिंग, देखिए पहले हम इसकी बात कर लें। आपको मालूम है कि एक्सेसिव ग्रेजिंग क्या होती है? एक्सेसिव मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ग्रेजिंग मतलब जो कैटल्स होते हैं, जो पशु होते हैं, उन्हें जब चराते हैं, घास को चराते हैं और एक लिमिट से जब ज़्यादा उसे एक्सेसिव ग्रेज करवाया जाता है तो क्या होता है कि उस एरिया में सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम आती है ना। और क्या होता है कि एक तो ये कि सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम आती है ना, जब एनिमल, जो डोमेस्टिक एनिमल हैं, जब एक्सेसिव ग्रेजिंग करते हैं तो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम आती है। और सेकेंड ये कि वहाँ पे ना वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी वहाँ पे वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो लेयर ऑफ वेजिटेशन होता है ना, देखिए यहाँ पे जो लेयर ऑफ वेजिटेशन होता है फ्रॉम द लैंड इज डिस्ट्रॉय। जो लेयर ऑफ वेजिटेशन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों? और इसके कारण सॉइल इरोजन होता है। हवा सॉइल इरोजन क्या होता है? मतलब कि जो मिट्टी की, जो सॉइल की पकड़ होती है पौधों के साथ, छोटे छोटे ग्रास के साथ, वो पकड़ टूट जाती है। वो पकड़ टूट जाती है तो क्या होता है कि हवा के साथ या फिर पानी के साथ, क्योंकि मिट्टी की अब जो सॉइल है उसकी बॉन्डिंग ख़त्म हो गई है, तो वो हवा के साथ विद द एयर और विद द फ्लोइंग वाटर इट चेंज इट्स प्लेस। इसी को कहते हैं सॉइल इरोजन, है ना। अब जब सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन होगा तो फर्टिलिटी, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी डैमेज होती है, फर्टिलिटी डैमेज होती है। और फर्टिलिटी डैमेज होगी या जो लैंड है, लैंड वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, या उसका जो लेयर ऑफ वेजिटेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो फाइनली सबका रीज़न, सबका इफेक्ट यही आएगा कि डेजर्ट अराइज होगा, है ना। डेजर्ट एरिया मतलब वो जो लैंड है बैरन हो जाएगी, और बैरन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, और बंजर हो जाएगी मतलब धीरे 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 वो रेगिस्तान, डिजर्ट का फॉर्म आ जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है। और फिर ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो प्लांट है वो जितना उन्हें वाटर चाहिए वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो ये फिर से क्या होगा कि वो डेजर्ट वाली प्रॉब्लम आएगी। और आपको मालूम है कि ये प्रॉब्लम्स हमारे वहाँ राजस्थान में, गुजरात में, और जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश है, ये चूँकि हाईलैंड्स हैं, दीज आर हाईलैंड्स, राजस्थान, गुजरात एंड द वेस्टर्न मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं। किसकी? एक्सेसिव ग्रेसिंग की। और एक्सेसिव ग्रेसिंग के कारण कि वहाँ पे वेजिटेशन लेयर के डिस्ट्रॉय होने की, वाटर लेवल के डिक्रीज होने की, सॉइल इरोजन की, और लैंड के डिज़र्ट होने की, ये सभी प्रॉब्लम इन एरियाज़ में देखे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया पे बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग, एक्सेसिव ग्रेजिंग करवाई जा रही है। एक्सेसिव ग्रेजिंग मतलब कि पालतू पशुओं को, गाय को, भैंस को, बैल को, बकरी को, भेड़ को एक लिमिट से ज़्यादा एक ही प्लेस पे घास या चरने के लिए छोड़ देना, है ना। चलिए अब हमारा अगला हेडिंग है हार्मफुल एक्सपेरिमेंट इन द एग्रीकल्चर। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार एग्रीकल्चर में कैसे हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। बिल्कुल होते हैं। एग्रीकल्चर में हार्मफुल इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं कि हमारा पॉपुलेशन लेवल, पॉपुलेशन जो है इन आवर कंट्री और इन द वर्ल्ड, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है। अब जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारे कंट्री पे या हमारे नेबरिंग कंट्री पे या वर्ल्ड पे क्या है कि इनकी फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने का एक चैलेंज है। और इसे फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो फार्मर है या जो प्रोड्यूसिंग सेक्शन है फार्मर्स का, जो ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, उस पर एक लोड जैसा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, जिसके कारण वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा
केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, है ना, वीड किलिंग केमिकल्स यूज़ करते हैं, है ना, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, है ना। और क्या होता है, एक्सेसिव इरिगेशन करते हैं जिससे सैलिनिटी बढ़ती है, लैंड में सैलिनिटी बढ़ती है। और इन सभी कारणों से केमिकल फर्टिलाइज़र को ज़्यादा यूज़ करना, पेस्टिसाइड या वीड किलिंग केमिकल्स को यूज़ करना, या एक लिमिट से ज़्यादा इरिगेशन करना जिससे सैलिनिटी आना, और ये सभी क्या करता है कि दिस ऑल चीज रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, है ना। और हमारे इंडिया में समथिंग 33 लाख हेक्टेयर्स जो लैंड ऐसी है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 33 लाख लैंड ऐसा है हमारे इंडिया में अभी जो सैलिनिटी लैंड के 33 लाख हेक्टेयर लैंड जो है सैलिनिटी लैंड के अंडर में है। क्यों? क्योंकि ये जो है लैंड्स, ये चंबल, माही और यमुना, साबरमती एंड द ट्रिब्यूटरीज हैव द टर्न इनटू द रिवर्स, है ना, इन सब सेक्शंस में है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिगेशन किया जाता है जिसके कारण से क्या है कि ये 33 लाख हेक्टेयर्स जो लैंड है सैलिन हो रही है ना, वहाँ पे सैलिनिटी आ रही है। अच्छा, लैंड पे इसका तो इफेक्ट होता ही होता है, साथ में हम बात करते हैं हमारे वहाँ जो क्या है एक्सेसिव माइनिंग वर्क भी होता है। हमारे वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है ना, हमारे वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता, मतलब उन इंडस्ट्रीज़ को क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, माइनिंग वर्क से आएगा। अब जब माइनिंग वर्क होता है ना, माइनिंग वर्क होता है तो क्या होता है कि माइनिंग मतलब क्या है कि ज़मीन को खोद के और जो नेचर ने हमें माइंस दिए हैं, जो मेटल्स दिए हैं, उसे निकाल लेना, है ना। और जब ये माइनिंग एक्टिविटी होती है तो जो क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड करंट ऑफ ग्राउंड वाटर, है ना, वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है ना। जब ग्राउंड वाटर डिस्टर्ब होता है या फिर लैंड स्लाइड होता है ना, लैंड स्लाइड होता है ना, डिपोजिशन ऑफ वेस्ट मिनरल्स एंड द सॉइल इरोजन फॉर्मेशन ऑफ द न्यू लैंड फॉर्म्स ऑकर, है ना। मतलब क्या होता है कि जब माइनिंग एक्टिविटी होती है या फिर वो जो रॉ मटेरियल्स, जो वेस्टेज रॉ मटेरियल्स हैं, वो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। पहले तो क्या है कि जब माइनिंग एक्टिविटी होती है, जब ज़मीन को खोदा जाता है, तो जब जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिस्टर्ब होता है, और ग्राउंड वाटर लेवल डिस्टर्ब होता है तो वो जो एरिया है, जो वहाँ का वेजिटेशन है, धीरे धीरे वहाँ का वेजिटेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है ना, एक इल इफेक्ट आने लगता है वहाँ के वेजिटेशन पे, है ना। और क्या होता है कि वहाँ पे जितनी भी ग्रीनरी होती है, धीरे धीरे वो ग्रीनरी ख़त्म होने लगती है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है, हमारे वहाँ है दून वैली फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द यमुना रिवर्स। हमारे वहाँ दून वैली जो है गंगा यमुना रिवर के बीच में है ना, और जो कि हिमालय रीजन्स में है। अभी क्या है कि यहाँ पे ना दून वैली मेनली फेमस है हमारे वहाँ बासमती राइस, लीची और टी के लिए। यहाँ पे अनकंट्रोल्ड माइनिंग वर्क हुआ और यहाँ पे जितनी भी ग्रीनरी थी उसका 12%, जितनी भी ग्रीनरी थी आज के टाइम में उसका 12% ही यहाँ पे प्रेजेंट है, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो गया है ना। और यहाँ पे इतना क्यों माइनिंग एक्टिविटी किया गया, तो यहाँ पे क्या है, लाइम स्टोन जो है, लाइम स्टोन के लिए माइनिंग की जाती है, और 12% वैली एरिया हैज़ द ग्रीनरी इन प्रेजेंट डे, है ना। और ऐसे ही बस मतलब जो दून वैली है, यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो गई कि जो भी यहाँ पे एरिया है उसका 12% ही अब बस ग्रीनरी बचा हुआ है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें
जयपुर की, जोधपुर की, उदयपुर की, तो आपको मालूम है कि ये जो राजस्थान वाले जो राजस्थान स्टेट है, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मेनली यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी होती है स्टोन निकालने के लिए, है ना। स्टोन माइनिंग एक्टिविटी होती है। राजस्थान हुआ, जयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, उदयपुर हुआ, कोटा हुआ, यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी होती है। और माइनिंग एक्टिविटी में क्या करते हैं, स्टोन्स निकालते हैं, स्टोन्स लेते हैं। और जिसके कारण से क्या है कि यहाँ की ग्रीनरी धीरे धीरे खत्म होते जा रही है ना। और जो कांगर वैली नेशनल पार्क है इज़ इन द डेंजर बिकॉज ऑफ द डोलेमाइट माइंस ऑफ बस्तर, है ना, क्योंकि जो बस्तर एरिया में है और यहाँ पे डोलेमाइन माइंस है, तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी होती है। और जिससे क्या है कि यहाँ पे ग्रीनरी ख़त्म हो रही है, यहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज़ हो रहा है और समथिंग ये डिज़र्ट के आने की कंडीशन में है। और ऐसा हमारे कंट्री में एटलीस्ट 80 लाख हेक्टेयर्स लैंड है। अब हम नेक्स्ट हमारे हेडिंग की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब वही कि हमारे वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ तो फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ी, है ना। फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो हमने फॉर्म खेती करनी पड़ी। खेती करने के लिए फॉर्म हमें चाहिए। फॉर्म के लिए हमने फॉरेस्ट को कट किया, है ना। हमारी रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए हमने सिटीज़ को बढ़ाया, अर्बनाइजेशन किया, है ना, अर्बनाइजेशन किया। हाँ, अब अर्बनाइजेशन किया तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हुआ, है ना। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हमें देना पड़ा, रोड, रेलवेज, हॉस्पिटल, कम्युनिकेशन सेंटर्स देने पड़े, है ना। अब इन सब के इंक्रीज़ होने पे, ये पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने पे ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा, है ना। अब क्या होगा कि इतना जब हमने किया तो हमारा जब इतना पॉपुलेशन बढ़ गया और हमने ऐसा किया तो जो वेस्ट आएंगे, वेस्ट इंक्रीज होगा तो उसका इफ़ेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे पड़ेगा, है ना। और हमारे इंडिया में अभी समथिंग 5 करोड़ पीपल जो हैं इंडिया में, वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। और स्लम एरिया बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो वहाँ पे जो डस्ट वाली प्रॉब्लम है, या जो वो हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जो गार्बेज प्रॉब्लम है वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कचरा बढ़ रहा है जिसका इफ़ेक्ट हमारे हेल्थ पे आ रहा है, हमें प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना। और पॉपुलेशन बढ़ रहा है और चूँकि अर्बनाइजेशन होने से क्या है कि हमारे वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। चलिए हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ स्लम्स। देखिए आज के टाइम में क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए डे टू डे जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही है तो उन इंडस्ट्रीज़ में चूँकि हमारे वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उस इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए हमारे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों के लिए माइग्रेट होते हैं। अब शहरों में माइग्रेट होते हैं उस इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए, तो शहर में आते हैं तो क्राउड बढ़ता है ना। क्राउड बढ़ता है तो वो स्लम्स बनाते हैं, स्लम्स में रहते हैं, है ना। अब वहाँ पे क्या है, गार्बेज की प्रॉब्लम होती है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है। और ये क्या है, धीरे धीरे जब ड्रेनेज की प्रॉब्लम, गार्बेज की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो ये पॉल्यूशन का फॉर्म ले लेती है और धीरे धीरे कई वाटर सोर्सेज को पॉल्यूट करती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे वहाँ रिवर्स पॉल्यूट होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ जो स्लम के या सिटीज़ के जब ये ड्रेनेज सिस्टम या इंडस्ट्रीज़ के जो वेस्टेज हैं उससे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसे वाटर सोर्सेस में छोड़ देते हैं। और वाटर सोर्सेस में छोड़ देते हैं तो क्या होता है
वो वाटर सोर्स को पॉल्यूट करती है, जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है ना। इंडस्ट्री से एयर पॉल्यूशन होता है ना। जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, ओपन सराउंडिंग में छोड़ दिया जाता है, जिससे सॉइल पॉल्यूशन होता है ना। और ऐसे ही चलता रहता है, जो ह्यूमन हेल्थ पे काफ़ी काफ़ी इम्पैक्ट करता है। इवन इन्वायरमेंट को ये पॉल्यूट करता है ना। और ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो मेन सोर्सेज है पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन करते हैं, वॉइस पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन करते हैं, वाटर पॉल्यूशन करते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन करते हैं, एंड इवन रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन करते हैं, केमिकल पॉल्यूशंस करते हैं। और इन सब के कारण जो शहरों में लोग रह रहे हैं उनके हेल्थ पे इम्पैक्ट जाता है, वाटर उन्हें नहीं मिल पाता है ना। और मेनली ये प्रॉब्लम आज के टाइम बड़े शहरों में देखने को मिलती है, जैसे हम देखते हैं आज के टाइम इन द कोलकाता में जो दामोदर एंड द हुगली रिवर्स है, हुगली रिवर वैली है, वहाँ पे हैज़ बिन पॉइजन्ड बाय द influent here by steel factories, chemical industries, distilleries and the paper and the jute mills। मतलब क्या बता रहा है कि जो जो कोलकाता जो गंगा और दामोदर हुगली जो रिवर एरिया है वो मेनली पॉल्यूट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टील्स फैक्ट्रीज हैं, केमिकल फैक्ट्रीज हैं या जूट फैक्ट्रीज हैं, जो अपना वेस्ट क्या करती हैं, वो अपना वेस्ट इन रिवर्स में ड्रैग करती है और जो ये पॉल्यूट कर रहा है। उसी के साथ साथ जो हमारा गंगा है, गंगा कानपुर के पास आप देखिए, यमुना आप दिल्ली के पास देखिए, चंबल रिवर है ना। ये सभी रिवर भी ऐसे ये पॉल्यूट हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज डैम्स, है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज डैम किस लिए बनाया जाता है? डैम बनाया जाता है इरिगेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। डैम बनाया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, डैम बनाया जाता है फिशरी के लिए, डैम बनाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डैम बनाया जाता है फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, है ना। ये तो इसके क्या हुए, ये तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हुए। अब क्या है, ये तो हम पॉजिटिव पॉइंट हमने देखा कि डैम बनाएंगे तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल पाएगी, फ्लड कंट्रोल हो पाएगा, इससे कैनल के थ्रू हम इरिगेशन कर पाएंगे, हम उसके बाद से फिशरी कर पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। लेकिन डैम बनाने में ये तो हो गया। अब डैम बनाने में बहुत सारा लैंड रिक्वायर्ड होता है, डैम बनाने में बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया इसमें चला जाता है, डैम बनाने में बहुत सारा वाइल्ड लाइफ, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया इसमें चला जा रहा है तो वाइल्ड लाइफ बहुत सारे इंडेंजर्स लिस्ट में आ जाते हैं, रेड जोन में आ जाते हैं, है ना। और क्या होता है, डैम बनाने से एक ही जगह बहुत सारा लोड डालने से जो अर्थ सरफेस है वहाँ पे एक ही जगह वाटर का बहुत ज़्यादा लोड डालने से वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहाँ पे अर्थक्वेक भी आ जाए। अब डैम बनता है तो दूर बहुत ज़्यादा एरिया को खाली कराना पड़ता है, बहुत सारे एरिया में, क्योंकि डैम का पानी स्टोर होता है तो बहुत सारा एरिया का जो ग्रीनरी है, जो वेजिटेशन है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो डैम एरिया में आ जाता है। अच्छा, कहीं भी डैम बनता है तो डैम को बनाने के लिए वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो वर्कर हैं, उनके लिए रहने के लिए हाउस बनता है, कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुँचने के लिए रोड बनता है ना, टनल्स बनते हैं, रेलवेज लाइंस वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनता है, जिसके लिए क्या है, बहुत सारा एरिया को खाली करना होता है, बहुत सारा फॉरेस्ट को, वेजिटेशन को कट करना होता है। इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो डैम एरिया होती है वहाँ पे वाटर को
डैम एरिया जो है वहाँ से वाटर को ड्रेन करने से, वहाँ से कैनल के थ्रू या वहाँ के आजू बाजू एरिया पे वाटर का बहाव ज़्यादा रहता है, एक ही जगह पे वाटर का बहाव ज़्यादा रहता है, तो अल्कलिटी बढ़ जाती है। अल्कलिटी बढ़ जाती है तो जो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और लैंड की फर्टिलिटी जब डिक्रीज़ होती है तो क्या होता है, एग्रीकल्चर कम होता है और धीरे धीरे बैरन लैंड टूवर्ड कन्वर्ट होने लगती है, और ये फिर लास्ट में वही इफेक्ट आता है जैसे डिजर्ट वाली कंडीशन यहाँ पे बनने लगती है ना। अच्छा, ह्यूमन को जो ह्यूमन वहाँ पर रह रहे थे, जो ह्यूमन बींग वहाँ पर रह रहे थे, वो डैम बनने के लिए उन्हें डिस्प्लेस किया जाता है ना। फैमिलीज़ को डिस्प्लेस किया जाता है, जैसे भाखड़ा डैम जो बना था, पोंग डैम बना था, है ना। इस टाइम में बहुत सारे लोगों को वहाँ पे डिस्प्लेस किया गया था। जैसे हम 2000 में या 2001 में यहाँ एमपी में बना था हरसूद डैम। वहाँ पे बहुत सारे उस टाइम गाँव को खाली करवाए थे, वहाँ के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करवाया था। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे एरिया का बहुत सारे एरिया में जो लोग हैं उन्हें डिस्प्लेस करवाना पड़ता है, वहाँ का वेजिटेशन उसमें आ जाता है, वहाँ का एग्रीकल्चर लैंड डैम के अंदर आ जाता है ना। और जिससे क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारा एनवायरमेंट, नेचुरल बैलेंस ख़राब होता है ना। तो ये सभी डैम्स के ड्रॉबैक्स थे, डैम के पॉजिटिव पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। और लास्ट अब इस चैप्टर का जो पॉइंट है वो है हमारा फैसिलिटी ऑफ टूरिज्म, पिलग्रिम्स, एंटरटेनमेंट एंड द एडवेंचरस एक्टिविटी। देखिए, जो टूरिज्म है, पिलग्रिमेज हैं, या जो एंटरटेनमेंट या एडवेंचरस जोन कहाँ बनाया जाता है, या ये सभी कहाँ है, यहाँ पे वेजिटेशन है ना, यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर है ना, जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है। आप कुछ भी देखें जहाँ आप घूमने जाएं, या जो पिलग्रिम स्टेशन है, तीर्थ स्थल है, या जो एंटरटेनमेंट जोन है, एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए आप कहीं जाएं, तो आप ऐसी जगह को ही सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी हो, वेजिटेशन हो, वाइल्ड लाइफ भी हो, है ना, वाटर सोर्स हो, कोई रिवर जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ना, ऐसी जगहों पे ही है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम बात कर ले मिली हिमालय की, हिमालय में हमारे वहाँ अमरनाथ है ना, अमरनाथ यात्रा होती है, हमारे वहाँ हज़ारों लोग जाते हैं हर साल अमरनाथ यात्रा के लिए। अब वहाँ पे जब वो अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं तो रास्ते में वो जो बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, जो एडेबल आइटम हो, उनके जो रैपर्स हैं वो रास्ते में थ्रो कर देते हैं, जो माउंटेनियर्स हैं वो भी थ्रो करते हैं। तो जिससे क्या होता है वहाँ पे गार्बेज बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉलीथीन्स, बैग्स और लीटर्स जो बढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं वहाँ को, है ना, वहाँ के एरिया को वो पॉल्यूट कर रहे हैं, है ना। और वहाँ के एरिया को पॉल्यूट कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए कि हमें ऐसा ना करें, या फिर लोगों को ऐसे हम बनाएं कि वो उन सब जगहों पे जाके क्या कहीं भी वो ऐसे एक्टिविटी ना करें जिसका इफ़ेक्ट नेचर पे आ रहा है ना, और बायोडाइवर्सिटी जिससे डैमेज हो रही है ना। तो चलिए इसी के साथ हम यहाँ पे चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। इसके बाद से हमें डिस्कस करना रहेगा इसके एक्सरसाइजेस को। तो चलिए हम अगले लेक्चर में इसके एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए